नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा के लंडोरा में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने जनसभा को किया संबोधित। वर्तमान विधायक पर भी बोला हमला। पीएम आवास को चयनित स्थान पर ही देने की मांग को लेकर लाभार्थी ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय में दिया धरना। राहुल गांधी की देहरादून में 16 दिसंबर को चुनावी रैली के लिए सुमित्र देश ने किया कांग्रेस की सबसे ऐतिहासिक रैली होने का दावा। आंदोलन से लौटे किसानों का उधम सिंह नगर में किया गया जोरदार स्वागत। उत्तरकाशी भाजपा संगठन ने एलईडी स्क्रीन लगाकर लोगों को दिखाया भव्य काशी दिव्य काशी का लोकार्पण कार्यक्रम। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का काशीपुर दौरा, आज महिलाओं के लिए करेंगे बड़ी घोषणा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कालाडूंगी रामलीला मैदान में लग रही कालाडूंगी ट्रेड फेयर प्रदर्शनी मेले का किया शुभारंभ। दिव्य काशी भव्य काशी को कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित किया। भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए लगभग 375 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जहां कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करने में सुविधा होगी, वहीं मंदिर के आसपास अव्यवस्थित तरीके से बने घरों को विस्थापित कर उन्हें व्यवस्थित पुनर्वासित किया गया है। अब मंदिर से गंगा नदी तक का मार्ग सरल और सुगम हुआ है। भव्य काशी दिव्य काशी लोकार्पण के कार्यक्रम को भाजपा संगठन ने सारे देश में आम लोगों को दिखाने का जिम्मा लिया है। इसी क्रम में उत्तरकाशी भाजपा संगठन ने उत्तरकाशी जनपद के अनेक स्थानों पर बड़े एलईडी स्क्रीन लगाकर दिखाया और जनपद मुख्यालय पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी यह कार्यक्रम दिखाया गया। कालाडूंगी विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कालाडूंगी रामलीला मैदान में लग रही कालाडूंगी ट्रेड फेयर प्रदर्शनी मेले का रिबन काट कर शुभारंभ किया। कशिश ग्रामोद्योग विकास समिति लखनऊ के द्वारा कालाडूंगी में पहली बार प्रदर्शनी मेले का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए दुकानदारों द्वारा जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, सूती वस्त्र, आयुर्वेदिक मेडिसिन, फैंसी ज्वेलरी, फूड कोर्ट आदि की दुकान और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, मिक्की वास, सर्कस भी लगे हैं। इस दौरान मंत्री ने झूले झूल कर लुत्फ उठाया। इस दौरान आयोजक जावेद द्वारा मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कालाडूंगी रामलीला ग्राउंड में जो नुमाइश लगी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चले और पूरा समय अपना चले और अच्छे ढंग से लोग इसका लाभ उठाएं। यहाँ जो बिक्री का सामान आया है उसका लाभ उठाएं, मनोरंजन के जो सामान आए हैं उनका लाभ उठाएं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। कालाडूंगी में ये प्रदर्शनी कशिश ग्राम उद्योग विकास समिति के द्वारा लगाई गई है, जिसका आज शुभ आरम्भ माननीय मंत्री भगत सिंह जी ने किया है। इस प्रदर्शनी को 25 दिसंबर तक चलाना है, जिसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग दुकानदार आए हुए हैं, जिसमें खासकर कश्मीरी शाल आया हुआ है, इसमें गुर्जा की क्रॉकरी आई है, लुधियाना की होटली आई हुई है और बाकी अन्य बच्चों के लिए यहाँ पे झूलों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले। जो कोविड के बाद बच्चे घर में बैठे सब बच्चे बोर हुए हैं, तो अब यहाँ पे बच्चे लोग आ रहे हैं इसमें मनोरंजन में। और इस प्रदर्शनी में कालाडूंगी के पूरे जनता को हमारी तरफ से निवेदन है कि वो लोग आए और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाए। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा के लंडोरा में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि उमेश कुमार ने हेलीकॉप्टर से लंडोरा क्षेत्र में जनता के सम्मान में पुष्प वर्षा की और जनता का आभार जताया। उसके बाद पीठ बाजार स्थित मैदान में जनता का आभार व्यक्त किया। उमेश कुमार ने क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे को छूते हुए कहा कि यहाँ जल्द एक बड़ी यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनेगा, जिसके लिए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों से निवेश की बात भी कर ली है। वहीं उमेश कुमार ने कहा कि यहाँ के युवाओं को क्रिकेट का गुण आईपीएल के खिलाड़ी जावेद सिखाएंगे। वहीं 17 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेटर सुरेश रैना भी आ रहे हैं। वहीं वर्तमान विधायक पर हमला बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र में तथाकथित राजा की अराजकता चल रही है। लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। फर्जी हूटर बजाकर जनता को परेशान करने का काम हो रहा है। जनता अब परिवर्तन चाहती है। आपको बता दें कि उमेश कुमार के समर्थन में जनता जुड़ रही है। जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। महानगर कांग्रेस ने जल संस्थान की सहायक महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग से मुलाकात कर कोलागढ़ में लाखों रुपए की पाइपलाइन बिछाने में हुई कथित गड़बड़ी की जांच की मांग करी है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा के नेतृत्व में शनिवार दोपहर को वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सहायक महाप्रबंधक को उनके यमुना कॉलोनी स्थित कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने बताया कि कैंट विधानसभा के वार्ड कोलागढ़ में करीब 8 लाख रुपए की पाइपलाइन बिछाने के मामले में कथित गड़बड़ी हुई है, जिसके बिलों की प्रतिलिपि ज्ञापन के साथ सौंपी गई। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। चक्राता विधायक और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अपने बयान में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को रोल बैंक वाली सरकार बताते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को माफियाओं की सरकार करार दिया। दरअसल कल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बाड़वाला पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर तो घेरा ही, साथ ही उन्होंने कहा कि जुमलों वाली सरकार ने देश की जनता से छल किया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। कल कुछ 23 परिवारों ने भाजपा पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने सभी लोगों का स्वागत किया और 16 दिसंबर को देहरादून में होने जा रही राहुल गांधी की रैली के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने के लिए आवेदन किया। वहीं उन्होंने प्रदेश की सरकार पर वार करते हुए कहा कि भू माफियाओं, शराब माफियाओं और खनन माफियाओं से प्रेम भाजपा सरकार की नीयत को दर्शाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश के भू कानून को नहीं बदला गया? आप भी लोकतंत्र की चौथे स्तंभ हैं। मैंने कोई गलत बात कही? क्या मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार ने शराब को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की? ये मैं कह रहा हूँ, आपने भी देखा है। और तीसरी घटना तो ताजी है। मुख्यमंत्री जी का जनसंपर्क अधिकारी पत्र लिखता है एसपी बागेश्वर को, जिन ट्रकों के चालान हुए हैं रेता बजरी को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर, उनके जो है चालान जो है वो माफ़ किए जाएँ, समाप्त किए जाएँ। और मुख्यमंत्री जी उसके बाद अपने जनसंपर्क अधिकारी को भी हटाते हैं। और जिस पुलिस अधिकारी ने ये काम किया ईमानदारी के साथ, उसको भी स्थानांतरित करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ हाथ का आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। तो चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव को लेकर मुद्दों की कमी थोड़ी भरमार है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों पर सरकार खरी नहीं कर पाई। किसान की ऋण माफी की बात, उसकी आय दुगने कैसे हो, ये प्रश्न खड़ा है। नौजवान साथियों के रोजगार का प्रश्न खड़ा है। भ्रष्टाचार को लेकर के 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात, लोकायुक्त में होता पता नहीं। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, इसके परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास के कार्य अवरुद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके साथ साथ कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। भू कानून ध्वस्त करने का को भी सड़कों पर लाने का रोल बैक की सरकारें हैं और महंगाई अपने चरम पर है। 3 काले कानून लाए, केंद्र की सरकार ने रोल बैक किया और राज्य की सरकार ने जो है विवास्तनम बोर्ड पीड़ितों का, कांग्रेस का, तमाम आमजन का जो है दबाव हुआ। सरकार को ऐसी सरकार है, पहले फैसले लेती है फिर विड्रॉ करती है। इस सरकार ने अपनी सरकार में की जो उपलब्धियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जरूर कहना चाहता हूँ, केंद्र के नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार करा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। डोईवाला ब्लॉक कार्यालय में कल माजरी ग्रांट ग्राम सभा के चांडी प्लांटेशन गांव के दर्जनों आवास विहीन ग्रामीणों ने सरकार के द्वारा कराए गए सर्वे के बाद भी ब्लॉक प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से दूसरे स्थान पर पीएम आवास देने का प्रयास कर रहा है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों का नेतृत्व माजरी ग्रांट के उप ग्राम प्रधान रामचंद्र के साथ भाजपा के माजरी मंडल अध्यक्ष राजकुमार के साथ तमाम लोगों ने ग्रामीणों के समर्थन में प्रदर्शन का समर्थन करते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि ग्रामीणों को पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर ही चांडी प्लांटेशन में ही पीएम आवास बनाकर दिया जाए। भाई साहब, हम लोग 11 नवंबर को भी आए थे यहाँ पे एसडीएम महोदय के समक्ष में लेके, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनके तहत जो जियो टैगिंग सर्वे वो चांडी प्लांटेशन में हुआ था। अब ब्लॉक प्रशासन ने पहले उनका जो जियो टैगिंग सर्वे किया वो आवास विहीन का किया,
जो ब्लॉक प्रशासन ने SDM महोदय को बताया, और बाद में पता नहीं उनको किसने भूमिहीन बता दिया, जबकि हम लोगों के पास 4-4 बीघे की भूमि पट्टे जो हमें मिल रखे हैं, हम उस पर काफ़ी हम लोग उस पर काम करते हैं और सारे सरकारी कार्य उस पर होते हैं, चाहे प्रशासनिक, चाहे ब्लॉक प्रशासन से हो, चाहे मुख्यमंत्री लेवल के सब काम हो रहे हैं। ये अब इनको लास्ट में आके कह देना कि आपको हम 1 बिस्वा ज़मीन ग्राम समाज की भूमि पर आपको आवास के लिए देंगे। तो पहले अब ग्रामीणों को पहले ये कहा कि आप लोग यहीं बनाएंगे, और बाद में फिर कहने लगे आपको हम 1 बिस्वा ज़मीन सरकारी देंगे, उस पर बनाइए। अब ग्रामीणों का कहना यह है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जियो टैगिंग सर्वे है, अब 1 बिस्वा 1 कमरे में कैसे रह सकते हैं हम लोग, बच्चे और हमारे जो जानवर हैं वो भी कैसे रहेंगे। इसलिए हम जहाँ हमारा जियो टैगिंग सर्वे, हमें वहाँ हमारा आवास चाहिए। इसमें कुछ लोग जो है जानबूझकर बरगला रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें जो है हमने भूमि का आवंटन कर जो है 1 बिस्वा भूमि दे भी दी है, उसमें पक्की रोड भी दी जाएगी, बिजली और पानी की लाइनें भी उसमें डालकर दी जाएंगी, और इन्हें लाभ मिल सकता है। अगर ये लोग चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, और इसमें जो है द्वेष भावना से कुछ काम हो रहे हैं, बहुत कुछ। बाथरूम का पैसा वहाँ पर दिया जा रहा, और इन लोगों के जब जियो टैगिंग हुई तो उनके कच्चे आवास की जियो टैगिंग हुई वहाँ पर। इसीलिए हम मांग करते हैं कि भाई क्या कहते हैं, इनका जो सही वास्तव में इनका हक है, इनको वहीं पर मिलना चाहिए, क्योंकि हर परिवार के अपने अपने साधन हैं। किसी ने गाय पाल रखी है, किसी ने भैंस पाल रखी है, अपना भरण पोषण करते हैं, तो एक कमरे में क्या कर लेंगे। इनकी बहुत अधिक पीड़ा है, और हम तन मन धन से इनके साथ हैं, और इसके लिए हमें जहाँ पे बात करनी है, पूर्व में भी हम लोगों ने बात करी SDM महोदय से, हमारे जो वरिष्ठ लोग थे वो मिले थे, और वर्तमान में भी हम लोग इनके साथ हैं, और जहाँ तक भी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। धन्यवाद। कल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा DAV महाविद्यालय देहरादून में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत DAV महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना, मुख्य नियता डॉक्टर अतुल सिंह और NSUI प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने की। इस स्वास्थ्य शिविर में मुख्य रूप से श्वास रोग, BP, शुगर, त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द, डिप्रेशन, बुखार, माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियों की जांच परामर्श किया गया। इस अवसर पर जांचकर्ता के तौर पर डॉक्टर धीरज राणा और डॉक्टर अक्षय चौधरी मौजूद रहे। कर्णप्रयाग शाखा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संगठन की हड़ताल लगातार 6वें दिन भी जारी रही, जिससे कि कोविड टेस्टिंग, कोविड रिपोर्टिंग, टीकाकरण, लैब आदि का कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संगठन के कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बिष्ट, आसाराम मेखुरी, राहुल बिष्ट आदि ने कहा कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर NHM कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों, जिसमें हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड के NHM कर्मचारियों को ग्रेड पे देने और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाकर NHM द्वारा सीधी भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में NHM कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी की, लेकिन अपनी मांगों के लिए उन्हें हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि फिर उग्र आंदोलन के लिए हमें अग्रसर बाध्य होना पड़ेगा। और जैसे हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, और लग रहा है हमें कि बहुत आगे भी वो बहुत अच्छे कार्य कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो हमें मद्देनज़र रखते हुए वो हमारी परेशानियों को समझें। और माने छोटी सी सैलरी में या छोटी सी आय में किसी का घर नहीं चलता है। एक छोटे से तबके पे आके उन्हें देखना चाहिए कि ऐसे में बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा, नहीं होगा, 10, 11, 12 हज़ार में किसी का घर चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अरदास करना चाहूँगी कि वो हमारी मांगों को बड़े तहे दिल से और धरातल स्तर पे आके सोचें और समझें, और उस हिसाब से हमारी जो मांगे हैं उनकी निराकरण करेंगे। 6वां दिन है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो हमारी मांगों को तुरंत उसका समाधान करें और इस हड़ताल को ख़त्म करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पूरी पब्लिक हमारी वजह से परेशान हो। आज देख रहे हैं पूरे अस्पताल बंद हैं, सारे प्रोग्राम बंद हैं, फिर भी हम तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का एक बार स्वागत करना चाहेंगे कि वो आए और हमारी हड़ताल को समाप्त करें। हमारी जायज़ मांगों को लेकर जो हड़ताल चल रही है उसको तुरंत ख़त्म करने की कोशिश करें। थैंक यू। 2 मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश भर में सभी जगह अपना ये कार्यक्रम चल रहा है हड़ताल का। एक मांग तो अपनी ये है कि जो हरियाणा की तर्ज पे ग्रेड पे यहाँ पे शुरू किया जाए, और दूसरी मांग अपने जो वर्तमान में आउटसोर्स से जो नियुक्तियाँ की जा रही हैं
उसको आउटसोर्स से न करके NHM से किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून वापस किए जाने और किसानों की MSP समेत अन्य मांगों को केंद्र सरकार के मानने के बाद किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से अपने घर की ओर रवाना हुए। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से चला किसानों का फतेह मार्च जब उधम सिंह नगर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचा तो उन किसानों का भव्य रूप से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल को वापस लिए गए निर्णय से किसानों की जीत का बिगुल बजाते हुए किसानों की शानदार वापसी पर ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय जनता के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी जोरदार स्वागत किया। बेचारे कई चले गए, वो घर नहीं जाएंगे, उनकी माँ बहनों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये जिनके घर में आगे खुशी है तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन इतना लंबा समय लगा, कहीं ना बहुत लंबा समय लगा है। एक हमारा फौज में है और दूसरा बॉर्डर पे बैठा था, हम तो अकेली घर में थी, बच्चे लेके यहाँ और हाँ जी खड़े हैं स्वागत लिए प्रभा। किसानों का एक बहुत बड़ी जीत हुई है, 700 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं और 1 साल 13 दिन 378 दिन आंदोलन चला। बहुत कुछ हमने खोया, लेकिन एक उससे ज़्यादा उपलब्धि ये रही कि हमने इस आंदोलन में जो आपसी भाईचारा और किसानों को जो विश्वास था, उस विश्वास को हमने पाया है। और जो ये लोग कहते थे कि ये कानून वापस नहीं हो सकते और वो तानाशाह सरकार है जो कभी वापस नहीं हुई, लेकिन इस किसान आंदोलन के अहिंसक था, शांति रही, एक रहे और एकता का परिणाम ये हुआ। इन शहादतों के नतीजा ये हुआ कि सरकार को वापस होना पड़ा और देश के उन करोड़ों लोगों की जो मुद्दा था, जो किसानी जो आर्थिक गुलामी होने जा रही थी, उस आर्थिक गुलामी से लोगों को निजात मिली है। तो आज फतेह मार्च है। आज हम सुबह दिल्ली के बॉर्डर से गाजीपुर से चले थे और जगह जगह पर लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर एक पर्व का पूरा दिन है, मनाया है कि जिस तरह से लोग किसान एक आज़ादी उन्हें मिली हो। और इसको लेकर हम आज नारंग मेहता साहब जा रहे हैं। सितारगंज के लोगों का और जगह जगह में लोगों का, व्यापारियों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का समर्थन मिला है, पुष्प वर्षा से स्वागत किया है। हम जनता का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा सहयोग किया और हम सफल हुए। कल पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में 2 दिवसीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें समस्त फील्ड अधिकारी, परिप्रेक्ष्य प्रभारी, प्रधानाचार्य, ATC, PTC और पुलिस मुख्यालय के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मिलित हुए। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर SS संधू द्वारा किया गया। सम्मेलन के प्रारंभ में हरवंश कपूर, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड सरकार के आकस्मिक निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक सेंथिल अबुदय कृष्ण राज S ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विगत वर्षों में उत्तराखंड पुलिस की उपलब्धियों, ड्रग्स और साइबर क्राइम के संबंध में किए जा रहे इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस कार्यों और पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों, भविष्य की कार्य योजना और उत्तराखंड पुलिस को कैसे आगे बढ़ाना है, इससे मुख्य सचिव को अवगत कराया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून परेड ग्राउंड में रैली होनी है। राजनीतिक जानकार इस रैली को PM मोदी के दौरे के जवाब के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में रैली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सुमित हृदय और कांग्रेस पदाधिकारियों की माने तो इस रैली में 1 लाख समर्थक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। हल्द्वानी में सुमित हृदय ने कहा कि राहुल गांधी की रैली के लिए 30 से 35 हजार लोग जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। सुमित ने कहा कि बांग्लादेश निर्माण के दौरान इस युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली इस रैली में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। 1 लाख लोगों की हम न्यूनतम वहाँ पे संख्या मान रहे हैं कि वहाँ पहुँचेंगे और जिस प्रकार से इस बारी उत्साह है लोगों में और ये डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण जो आम जनता समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता ले चुके हैं इस प्रदेश के हित में, उसकी मजबूती के लिए इस रैली में लोग अपने साधनों के साथ जुटे हुए हैं। ये अप्रत्याशित है और ये रैली बहुत भव्य होगी और इसके लिए प्रदेश की महान जनता को और कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को सलाम। नहीं देखिए, व्यक्तिगत तौर से लोग, आम कार्यकर्ता जो है अपने संसाधनों से और बसों का अरेंजमेंट हुआ है, कई सारी बसें वहाँ पहुँचेंगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे और कुमाऊँ से बहुत अच्छी तादाद में मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो 2 ज़िले हैं इससे 30 से 35 हज़ार लोग अवश्य रैली में पहुँचेंगे, जो कि अप्रत्याशित संख्या होगी यहाँ से लोगों की जाने की देहरादून। विजय दिवस भी है 16 दिसंबर को, तो इसलिए जो सैन्य समारोह है, सैन्य सम्मान के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था करी गई है। अलग डी बनाया गया है पूर्व सैनिकों के, जहाँ पे विशेष अतिथि के तौर पे वो बैठाए जाएंगे, उनका सम्मान हो। और साथ ही साथ बाकी जो प्रदेश के नेता हैं उनके संबोधन को सब सुनेंगे और जो राहुल जी हैं उनके विचार को पूरा देश सुनेगा।
सकते हैं? नहीं, देखिए चैलेंज नहीं, हमें तो ये पता है कि ये पहले भी प्रयास हो चुके हैं लेकिन ये विफल होते हैं। और प्रशासन को मैं तय कहना चाहता हूँ, सरकारें तो आती जाती हैं, इनकी अब खत्म होने वाली है और हमारी आने वाली है। तो इसलिए प्रशासन उसी तरीके से रवैये से कार्य करे जिस प्रकार से प्रदेश की जनता आशीर्वाद देना चाहती है। अगर प्रदेश का जनसमूह कहीं जाना चाह रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाह रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी कतई भी उसमें हस्तक्षेप ना करे, वरना हरजाना डबल इंजन की सरकार को ही बनना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और उन्हें शोभा नहीं देता ऐसी बात करना। हर हिंदुस्तानी के मन में पीड़ा है, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जो हमारे देश उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत जी जो शहीद हुए, उन सब की जो पीड़ा है वो एक बराबर है, एक समान है। और कांग्रेस इसका राजनीतिकरण नहीं करती है। कांग्रेस अवश्य सम्मान देना जानती है और कांग्रेस अवश्य कार्य करना चाहती है। अगर पाकिस्तान से 2 जंग किसी ने जीती तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री जी को ये भी पता होगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।